इसे मैंने पॉइंट वाइज बना करके लिखी हुई है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। हालांकि इसको डायरेक्ट भी लिखा जाता है, किताब में वैसे भी लिख देते हैं, एक ही सेंटेंस में पूरी करती, पूरा पैराग्राफ दे दिया तो वो एक थ्योरी बन जाएगी। लेकिन मैंने इसमें क्या किया है, मेन पॉइंट निकाल करके पॉइंट वाइज लिख दी है कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती क्या है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है बेसिकली जितने भी एटम्स हैं, जितनी भी सब्सटेंस है, वो सब किससे मिलकर के बने हुए हैं, एटम से मिलकर के बने हुए हैं। और हर एक एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये एक एटम है और इस एटम में कौन है, इस एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में कौन रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक, एक बात तो ये कहती है एवरी एटम हैज़ पॉजिटिव चार्ज विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है, ऑर्बिट, और उन ऑर्बिट में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो हम ये कहेंगे फिर कि जितना चार्ज एटम में न्यूक्लियस के पास होता है उतना ही चार्ज एटम में न्यूक्लियस के अराउंड होता है। जितना पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है उतना ही नेगेटिवली चार्ज उसके चारों तरफ घूम रहा है, इन दी फॉर्म ऑफ सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है कौन, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज एटम न्यूट्रल होगा, जितना चार्ज उस न्यूक्लियस में है उतना ही चार्ज उसके चारों तरफ है, तो एटम बेसिकली न्यूट्रल होगा। ठीक, उसके बाद और क्या एक्सप्लेन करती है ये, एक बात ये बताती है ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है कि बाय द फ्रिक्शन एटम कैन बी चार्ज, एटम चार्ज हो सकता है। और कैसे होता है, तो ये थ्योरी ये कहती है कि उसमें से लूज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल करके दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इस तरह से बॉडी चार्ज हो जाती है बाय फ्रिक्शन। जैसे कि मैंने दो एटम लिए, तो इन दोनों एटम को जब हम रफ करेंगे तो इसमें जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है इसमें और यहाँ पर ये न्यूक्लियस होगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस पर चला जाएगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ से कौन सा चार्ज निकल चुका है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये बॉडी पॉजिटिव बनती चली जाएगी और ये वाली बॉडी नेगेटिव चार्ज होती चली जाएगी। किसकी वजह से हुई ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के आने से। ये पॉजिटिवली चार्ज किसकी वजह से हुई, इलेक्ट्रॉन के जाने से। तो यहाँ से ये क्लियर करती है कि कोई भी बॉडी जो चार्ज होगी वो ओनली ऑन ड्यू टू दी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए, नॉट प्रोटॉन। हालांकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है अंदर, अगर उसमें से पॉजिटिव चार्ज हम निकाल लें, मान लीजिए ये इसमें अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी न्यूट्रल है ये, अगर मैं इसमें से पॉजिटिव चार्ज को निकाल दूँ, मीन्स प्रोटॉन को अगर मैं निकाल देता हूँ तब भी ये बॉडी चार्ज हो जाती है। लेकिन बेसिकली प्रोटॉन रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। हालांकि प्रोटॉन को निकालने से बॉडी चार्ज हो सकती है लेकिन प्रोटॉन नहीं करता, प्रोटॉन चलता ही नहीं है, प्रोटॉन रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन होता है एक हैवी पार्टिकल्स, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइटर पार्टिकल होता है। तो नेचर ने इन दोनों के साथ फैसला किया कि देखो तुम्हें अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है या चल कर के जाना है तो वो चलेगा जिसको एनर्जी कम लगेगी, जिसको चलने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, और कम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को चलाने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है लाइटर पार्टिकल, और लाइटर पार्टिकल होने की वजह से वो ईजिली मूव कर जाता है। तो नेचर ने चलने की अथॉरिटी किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को नहीं दी। प्रोटॉन बेसिकली भारी होता है, वो हैवी पार्टिकल है। समझ आ गई ये बात। तो एक बात ये और जोड़ती है, जैसे जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगी उसके मास में क्या आ जाएगा, उसके मास में भी लॉस आ जाएगा। हाँ, उसका मास भी लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका मास। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसके मास में क्या होगा, उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो एक बात ये बताती है ये, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप पॉजिटिव चार्ज while axis of electron develop negative charge।
देखो, नेक्स्ट टॉपिक है कि हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि दो बॉडी को आपस में रफ कर दिया जाए, तब भी बॉडी आपस में चार्ज हो जाती है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, और उस टॉपिक का नाम है चार्ज बाय इंडक्शन। सबसे पहले इंडक्शन समझते हैं कि इंडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास लेकर के जाते हैं। एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास लेकर के जाते हैं। जैसे मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक, और मैंने क्या किया, एक चार्ज बॉडी में लेकर के आया। ये चार्ज बॉडी थी, इस पर नेगेटिव चार्ज था, मान लीजिए ऐसे, इस पर नेगेटिव चार्ज था। या मैं यहाँ पे दूसरी तरह की बॉडी बनाता हूँ, ये अनचार्ज बॉडी है ये। तो अनचार्ज बॉडी मीन्स जितना इसमें प्लस है उतना ही माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो है अनचार्ज बॉडी। अब मैंने क्या किया, इसके पास एक चार्ज बॉडी लेकर के आया ये। तो अब देखिए होगा क्या, अब होगा ये कि ये नेगेटिव चार्ज अपनी ओर कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप, इस सेकंड स्टेप में ये होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इस वाली बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ये प्लस इधर बुला लेगा ये, तो यहाँ पर एक प्लस की लेयर बन चुकी है, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उनको रिपेल कर देगा। ये हम पीछे पढ़ के आ गए चार्ज की प्रॉपर्टी। तो ये चार्ज यहाँ चले गए, अलग हो गए। तो ये क्या हुआ, अनचार्ज बॉडी का हुआ क्या, अनचार्ज बॉडी में ये हुआ कि चार्ज सेपरेट हो गए। कब हुए ये, जब हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाए, सिर्फ उसके नियर लेकर के गए, और ये चार्ज का सेपरेशन हो गया। इनको बोलते हैं चार्ज को सेपरेशन। इसके लिए हम फिजिक्स में वर्ड यूज करेंगे कि ये पोलराइज्ड हो गए, पोलराइज्ड। दो पोल बन चुके हैं, एक पोल ये रहा पॉजिटिव वाला, एक पोल ये रहा नेगेटिव वाला। तो हम कहेंगे चार्ज का पोलराइजेशन हो गया। हाँ, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज थी, तो चार्ज का क्या हुआ, पोलराइजेशन हो गया, ये हुआ। तो ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये प्रोसेस है व्हेन ए चार्ज बॉडी इज नियर कम टू अनचार्ज बॉडी, देन द चार्ज आर सेपरेट, charge of the uncharged body are separate, that is polarized. Such process is called polarization। ठीक है। अब इसी मेथड को यूज करते हुए हम बॉडी को करते हैं चार्ज। कि कैसे करते हैं, यही फर्स्ट स्टेप में तो ये हुआ कि अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेकर के आएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, चार्ज का पोलराइजेशन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर निकलने के लिए तैयार है, भगने के लिए तैयार है, लेकिन ये इधर जाएंगे नहीं क्योंकि इधर रास्ता नहीं है। तो रास्ता ना होने की वजह से ये नहीं जा सकते। तो हम क्या करते हैं, इन्हें रास्ता दे देते हैं। कैसे, एक वायर लाते हैं और वायर का कनेक्शन कर देते हैं ग्राउंड से कर दिया। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इस वायर के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितना भी नेगेटिव चार्ज है, वो सब कहाँ चला जाएगा, वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, और ये खत्म यहाँ से। तो इस बॉडी में अब क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम पहले चार्ज बॉडी को हटाए या फिर पहले रस्सी काटे, ये वायर को कट करें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में इसको वायर को कट कर देंगे। तो वायर को कट करने से हमें ये इस तरह से दिखाई देंगे, ये नेगेटिव चार्ज, और ये इसमें सिर्फ कौन बचा है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव चार्ज इसके पास आना चाहता है, लेकिन ये नहीं आया। तो हमने ये रस्सी कट कर दी, रस्सी कट कर दी हमने। अब इस चार्ज बॉडी को हम हटा लेंगे, हटा करके एक तरफ रख देंगे। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, सिर्फ ये बॉडी बचेगी, और इसमें कैसा चार्ज है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, और ये सेपरेट हो जाएगा, पूरी बॉडी पर स्प्रेड हो जाएगा। इस तरह से वो बॉडी चार्ज हो चुकी है। ये कैसी बॉडी थी, अनचार्ज। कैसी बना दी हमने इसको, चार्ज बॉडी बना दी।
कौन सी प्रोसेस से? इंडक्शन, बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में वायर को कट किया है, वायर को कट ही करना है पहले, उसके बाद चार्ज बॉडी को हटाना है। अगर मैंने वायर को कट नहीं करता हूँ और इसको मैं हटा लेता हूँ तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन इधर गए थे ना, वो ये पॉजिटिव चार्ज बुला ले गए, वापस आ जाओ, वो तो चला गए, ये वाला नेगेटिव चार्ज चले गए, क्योंकि इनकी दुश्मनी इनसे थी ना, अब इनका दुश्मनी हटा दिया हमने, तो ये वापस आ जाएंगे वायर के थ्रू, और वापस से फिर ये दोबारा से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो ये रिमेंबर यहाँ पर याद रखना है कि वायर को कट करना है, वायर को कट करने के बाद आपको ये बॉडी मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से हम चार्ज कर देते हैं। एक तरीका और है, ये तो है तरीका है, मेथड 1 हो गया है, एक मेथड 2 दूसरा भी है। दूसरे मेथड में देखो क्या करेंगे हम, सेकंड मेथड में, उसमें एक्चुअल में हम कांटेक्ट करा देंगे, इसमें हमने कांटेक्ट कराया, इसमें कांटेक्ट नहीं कराया। दूसरे मेथड में, सेकंड मेथड में हम कांटेक्ट करा देंगे। कांटेक्ट कराने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इसके अंदर एंट्री मार देगा, और एंट्री मारने के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको खत्म कर देगा, डैमेज कर देगा ये, तो इसमें से एक प्लस खत्म हो गया। फिर ऐसे ये दूसरा जाएगा, दूसरा जाने के बाद ये इस वाले प्लस को खत्म कर देगा ये, तो ऐसे ही ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज प्लस माइनस से मिलकर के डिस्चार्ज खत्म नहीं हो जाते, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। कौन सा? ये वाला भी खत्म करना क्या? तो दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, खत्म, दोनों खत्म, तो मैंने दोनों ही को तो खत्म किया। अब यहाँ से देखो, दोबारा से सुनो, ये इसमें माइनस था, ये प्लस था, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है। अब यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज गया और जा करके इस वाले प्लस को इसने डैमेज कर दिया, और यहाँ से ये खत्म हो गया लो, ठीक है। अब ये वाला माइनस इस वाले प्लस को खत्म कर देगा इसके अंदर जा करके, तो हमने इसमें कांटेक्ट करा दिया है, ध्यान रखना, इसमें कांटेक्ट करा दिया हमने। तो अब इसमें नेगेटिव चार्ज तुम्हें ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, है ना, फिर ये वाला नेगेटिव चार्ज आएगा, ये प्लस खत्म हो जाएगा, तो इसमें नेगेटिव आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, ऐसे भी हो जाता है। इसको बोलते हैं बाय कांटेक्ट। हम ये स्टडी कर चुके हैं कि दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लेकिन लगता कितना है, उसको कितना लगता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए मैंने दो चार्ज दे दिया आपको 5 कूलम 5 कूलम, और कहा बताइए इन दोनों के बीच में कितना फोर्सेस है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे तुम। उसके कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक फॉर्मूला होना चाहिए, तो वो जो फॉर्मूला दिया था वो सबसे पहले कूलम ने दिया था कि आप दो चार्ज बॉडी के बीच में कैसे फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उनका कहना ये था, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बताया था कि ये एक चार्ज है और एक चार्ज ये है। सपोज दैट इस पर चार्ज बॉडी पर Q1 है और इस वाली बॉडी पर चार्ज Q2 है। दोनों का नेचर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो हम ये स्टडी कर चुके हैं। सेम नेचर होगा तो रिपेल करेंगे, और डिफरेंट नेचर होगा तो इनका अट्रैक्शन करेंगे। ये सपोज दैट दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, तब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ उनका कहना यह था कि इन दोनों के बीच में फोर्स देखो ऐसे लिख लेगा, F इजिकल टू दोनों की मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है उससे उसके स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, और यहाँ पर हमारा एक कूलम्ब कांस्टेंट लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको ना हम k भी लिख लेते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। वो न्यूटन्स लॉ है, वो न्यूटन्स लॉ है, ठीक है। तो लॉजिक इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताऊंगा क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स ने दो चार्ज बॉडी के बीच में कैसे फोर्स निकालेंगे, ये फोर्स दोनों ने ये दिया था। सिंपल है, दोनों के बीच का प्रोडक्ट करना है, बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, और साथ में उसका कूलम्ब का कांस्टेंट लेना मत भूलना।
और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। हाँ, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि 2 चार्ज बॉडीज, यानी Q1 की वैल्यू भी रहेगी, Q2 की वैल्यू भी रहेगी और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी रहेगा। वो सब डाटा रहेगा, उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू आ जाएगी निकल करके। हाँ, के की ना, इसकी एफ की के तो हमें मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा। के की वैल्यू हमें याद भी रखनी है, जो के होता है यानी के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ ये होता है। के की वैल्यू ये होती है इतनी, 9 × 10⁹ ठीक है। और इसको हम अभी और अच्छे से स्टडी करेंगे, लेकिन आप समझ गए कूलम्ब्स ने कैसे निकाला फोर्स। दोनों का प्रोडक्ट करो, बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड करो, साथ में कूलम्ब कांस्टेंट लगा दीजिए, दोनों बॉडी के बीच में कैसे फोर्स निकलेगा वो पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला बन चुका है एक, इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब इसी को हमने फिर स्टेटमेंट बना दिया इसी को ही। जैसे ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इक्वल की जगह प्रोपोर्शनल लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल का साइन लगाया। अब यहाँ से इसको शब्दों में पेश करते हैं हम कूलम्ब्स लॉ को। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द चार्ज बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड inversely proportional to the square, inversely proportional to the square of the distance between them। ये कूलम्ब्स लॉ हो गया। ये है, इसको शब्दों में लिख दिया, फिर वर्ड में लिख दिया। ये कूलम्ब कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ये रहेगी, ये याद रखेंगे हम। और दोबारा से फिर इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, एप्सिलॉन क्या है, ये क्या है, समझ में आ गया ना ये।